घर बेसिकली घर की बिल्डिंग हो गई या फ्लैट हो गया जिसमें, और घर में रखा हुआ सामान जो भी फिक्सचर फर्नीचर घर में टाइल सैनिटरी के लिए जो भी हमने महंगे स्टफ जो भी लगाया हुआ है, एसी फ्रिज जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट बर्तन ग्रोसरी जो भी हमारा सामान कपड़े जो भी है वो सबको कवर करता है। तो वो बेसिकली होम इंश्योरेंस कहलाता है। आग लग गई, आग हमारे घर में नहीं लगी लेकिन कहीं और लग गई, पास में लग गई या पीछे कहीं से और लगते हुए हमारे घर की तरफ आ गई, जिसमें हमारा घर भी डैमेज हो गया, तो उसमें भी जो रखा हुआ सामान और जो बिल्डिंग है तो उसको भी कवर करता है। तो उसको हम होम इंश्योरेंस बोलते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ज्वेलरी कवर कर रहे हैं, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी तो कवर कर देगी, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर क्लेम आता है तो आपके पास जरूर प्रूफ होना चाहिए कि ज्वेलरी आप कितने की आपके पास थी और कितने की आप कैरी कर रहे थे। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट आपसे जरूर मांगेंगे। खासकर मेरी उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाए, आग लग जाए, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ से किसी वजह से वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस है, तो उससे कोई रिलेट नहीं होता। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि मान लीजिए अगर आपने ईयरली पॉलिसी ले रखी है और आपकी किस्त तो बाउंस हुई और होम इंश्योरेंस की भी जो किस्त है वो आप हर साल वो बाउंस हो गई, और बाउंस होते कोई इसका ग्रेस पीरियड नहीं होता और उसी बीच में मिसहैपनिंग हो गई तो वो कवर नहीं होगा घर आपका। होम इंश्योरेंस के बात में तो आप हमें ये बताइए कि होम इंश्योरेंस क्या होता है और इसके क्या क्या कवरेजेस होते हैं। जैसे अगर होम इंश्योरेंस नाम से ही पता चल रहा है, घर बेसिकली घर की बिल्डिंग हो गई या फ्लैट हो गया जिसमें, और घर में रखा हुआ सामान जो भी फिक्सचर फर्नीचर घर में टाइल सैनिटरी के लिए जो भी हमने महंगे स्टफ जो भी लगाया हुआ है, एसी फ्रिज जो भी हमारे घर में इक्विपमेंट बर्तन ग्रोसरी जो भी हमारा सामान कपड़े जो भी है वो सबको कवर करता है। तो वो बेसिकली होम इंश्योरेंस कहलाता है। तो सर आप हमें इसमें ये बताइए कि इसमें कवरेजेस क्या क्या होते हैं। होम इंश्योरेंस में बेसिकली कवर ये करता है कि जिसने भी बाय कर रखा है खुदा ना खासा अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई, जैसे जगह जगह कई हमारे देश में कई जगह बाढ़ आई थी तो पानी पूरा भर गया, भरने से क्या हुआ पूरा फर्नीचर पूरे कपड़े वपड़े बेड वेड सब खराब हो गया या बिल्डिंग डैमेज हो गई जिसकी वजह से है। तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमारे घर पे ऊपर पानी की टंकी रखी है, अगर वो फट गई तो वो भी अगर उससे भी हमारा घर डैमेज हो जाए तो वो भी कवर होता है। तो था हमारा जो है बेसिकली फायर, आग लग गई, आग हमारे घर में नहीं लगी लेकिन कहीं और लग गई, पास में लग गई या पीछे कहीं से और लगते हुए हमारे घर की तरफ आ गई, जिसमें हमारा घर भी डैमेज हो गया, तो उसमें भी जो रखा हुआ सामान और जो बिल्डिंग है तो उसको भी कवर करता है। तो उसको हम होम इंश्योरेंस बोलते हैं। इसके अंदर ये सारे कवरेजेस होते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए कि होम इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। होम इंश्योरेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होम इंश्योरेंस हो गया जिसमें कि हम अपनी बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं ओनली। दूसरा हो गया कि हम बिल्डिंग के साथ साथ कंटेंट भी जो भी हमारा घर में सामान रखा हुआ है, जो भी फिक्चर फर्नीचर एसी लगा हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। तीसरा, अगर हम जैसे घर पे रेंट पे हैं तो हमने सिर्फ अपने सामान को कवर किया हुआ है, घर के जो भी हमारा फर्नीचर और जो भी एसी वेसी लगा हुआ है उसको हम कवर करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं सर। तो सर अभी हम ये आप हमें ये बताइए कि होम इंश्योरेंस में अगर किसी का घर रेंट पर है तो क्या ये होम इंश्योरेंस में हम उस घर को कवर करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। ऐसा है कि अगर आपका होम आपने रेंट पे रह रहे हैं उसी पे, तो आप अपने कंटेंट को कवर करिए। बिल्डिंग को कवर करने का जब बनता है आपको कि बेसिकली जब आपने उसके साथ ओनर के साथ एक क्या बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रखा है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग की भी लायबिलिटी आपकी है, उस केस में आपका होम इंश्योरेंस लेना बनता है, जिसमें आप अपना बिल्डिंग उनका जो बिल्डिंग है वो भी कवर करें और कंटेंट भी कवर करें। लेकिन अगर जहाँ रेंटेड है, रेंटेड में ही अगर ये क्लॉज नहीं है, जहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे अपनी सिर्फ पॉलिसी जो बाय करेंगे उसमें सिर्फ आप अपने कंटेंट को कवर करेंगे, बिल्डिंग को आपको कवर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर आप हमें ये बताइए कि होम इंश्योरेंस हम 1 साल के लिए ही ले सकते हैं कि हम उससे ज़्यादा साल के लिए भी ले सकते हैं। जी, इसमें क्या होता है कि अगर आपका सिर्फ कंटेंट घर का कंटेंट कवर कर रहे हैं ना, तो वो जो पॉलिसी बेसिकली जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है वो 1 साल के लिए करा रही है, तो आपको अगले साल फिर रिन्यू कराना होगा। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं तो बिल्डिंग का आप मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ले सकते हैं। ये हाँ, ये IATA का नियम है, तो आप 10 साल तक लगभग सभी कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि होम इंश्योरेंस में अगर हमारी जो हमने घर से रिजर्वेशन कराया है, जी जी। ठीक है, और उसमें रिजर्वेशन के बाद हमने सामान उसमें और खरीद लिया और जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उन्होंने एग्जिस्ट ऐड रखा है, तो क्या इसके लिए हमें नया सामान और ऐड कराना पड़ेगा और या फिर हमें उसकी पॉलिसी रिन्यू करानी पड़ेगी होम इंश्योरेंस की। नहीं, ऐसा है कि जब आप पॉलिसी आपकी ऑलरेडी रनिंग में चल रही है और अपने घर में रेनोवेशन करा रहे हैं, जो भी
फॉल सीलिंग एक्सेट्रा जो भी नया फर्नीचर बाय कर रहे हैं या अलमारी है जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप बाय कर रहे हैं, जो भी आपने नया बाय किया, लेट से उसकी कॉस्ट आपकी 10 लाख रुपीस की थी, आपने 10 लाख का और बाय कर लिया ये सब करते हुए, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट अगर 20 लाख की हो गई, तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी को या एजेंट जिससे आपने पॉलिसी लिया उसको बोलेंगे कि सर मैंने अब सामान और फॉल सीलिंग ये सब रिनोवेशन करने के बाद अब मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, तो पॉलिसी रनिंग पॉलिसी में ही आपसे जो भी एडिशनल अमाउंट होगा प्रोराटा बेसिस पे लेके आपकी पॉलिसी में ही आपको एडिशनल कवरेज दे दिया जाएगा। आपको दोबारा से न्यू पॉलिसी लेने की या रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि होम इंश्योरेंस के लिए हम अपने घर की प्रॉपर वैल्यूएशन कैसे करें? इसका सवाल मैं दो भागों में दूंगा। अगर हमारा सिर्फ बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या लागत लगने वाली है। लेट्स से कि अगर आपका घर 10 साल पुराना है तो और खुदा ना खासा आपको आज, क्योंकि पॉलिसी में लिखा हुआ है रीस्टेटमेंट वैल्यू कवर की जाएगी। रीस्टेटमेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है आज के टाइम में इस मौजूदा घर को अगर डैमेज हो गया तो इसको दोबारा बनाने में जो लागत आपको लगने वाली है। तो मान लीजिए कि आज जो कॉस्ट है वो 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रही है, पहले जो थी वो 2,000 स्क्वायर फीट थी। तो आपको जो अगर आपका 2,000 स्क्वायर फीट का हिसाब से है तो आपको 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट लेके उसी का सम एश्योर्ड लेना है और उसी हिसाब से एक्चुअल में पॉलिसी बाय करनी है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई कुछ हो गया तो आपको जो कंपनी जो पैसा देगी तो आपको नए घर बनाने के लिए कॉस्टिंग के हिसाब से आपको पैसा देगी। वहीं पे मैं आपको दूसरा जो था कंटेंट को भी जो आपका कवर किया जाएगा, जो भी आपके फर्नीचर है, जो भी अलमारी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो एसी हो गया, फ्रिज हो गए एक्सेट्रा, घर में जो भी सामान होता है वो भी रीस्टेटमेंट वैल्यू के हिसाब से होगा। जैसे एसी है, भले ही वो आपका 5 साल पुराना है और खुदा ना खास्ता जो भी कोई मिसहैपनिंग फायर हो जाए या कुछ होने से अगर वो डैमेज खत्म हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको जो मिलेगा नया एसी का पैसा मिलेगा अगर वो रिपेयरेबल नहीं है रीस्टेटमेंट वैल्यू पे, तो वो भी आपको जो कॉस्ट लेनी होगी वो आज के मौजूदा के हिसाब से लेनी होगी। तो सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि होम इंश्योरेंस में जो घर का फर्नीचर है और ज्वेलरी है और घर में रखा जो कैश है, क्या वो कवर होता है या नहीं होता है? घर में रखा हुआ फर्नीचर बिल्कुल कवर होता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन आपको ध्यान रखना है कि आज के हिसाब से हो। क्योंकि जैसे आपका फर्नीचर मान लीजिए 10 साल पुराना है और वो शीशम लकड़ी का है, शीशम की लकड़ी का, और आज जो उसकी पहले थी 10,000 रुपये लागत थी, आज उसकी 1 लाख रुपये है। तो जो आपका तो आपको ध्यान रखना है कि आज जो कॉस्ट लेनी है वो आपको 1 लाख रुपये के हिसाब से लेनी है। कैश, हाँ कैश एक लिमिटेड अमाउंट तक कवर कंपनी करती है, 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये तक, एक हर कंपनी का अपना अपना हिसाब है। ज्वेलरी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ज्वेलरी कवर कर रहे हैं, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी तो कवर कर देगी, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर क्लेम आता है तो आपके पास जरूर प्रूफ होना चाहिए कि ज्वेलरी आप कितने की आपके पास थी और कितने की आप कैरी कर रहे थे। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट आपसे जरूर मांगे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से जरूर आपको ध्यान रखना है कि ज्वेलरी कवर कैसे करनी है। सर अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने अपना घर लोन पर लिया हुआ, ठीक है, तो उस समय पर उसे क्या किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जब वो होम इंश्योरेंस बाय करे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है इसमें अगर जब वो घर उसने लोन पे लिया हुआ है और जब वो लोन पे लेने के बाद बैंक उनसे बोलता है कि भाई आप होम इंश्योरेंस बाय करें, तो बैंक अक्सर की क्या करता है कि मान लीजिए 1 करोड़ का घर है और वो अगर आपने लोन 50 लाख का लिया हुआ है तो बैंक आपसे बोलता है कि आप नहीं, मेरे को 50 लाख का ही इंश्योरेंस कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट नहीं। बैंक जो भी बंदा है जो आपको राय दे रहा है वो गलत राय दे रहा है। आपका जो इंश्योरेंस है वो 50 नहीं 1 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कल उस बिल्डिंग या उस फ्लैट को कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, क्योंकि उस फ्लैट या उस घर की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आपको इंश्योरेंस 1 करोड़ का ही लेना होगा। अगर खुदा न खास्ता क्लेम आ गया तो वो अंडर वैल्यू सेटल होगा। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें कि जब आप पॉलिसी बाय करें, पहले ही जो आपको फाइनेंस आपने जिससे भी फाइनेंस किया है वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि मेरा लोन इतने का बनता है तो इतने का ही आप मेरे से इंश्योरेंस आप कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फुल प्रोटेक्शन करनी है, तो फुल प्रोटेक्शन के लिए जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है, रीस्टेटमेंट वैल्यू, आपको उसी हिसाब से पॉलिसी बाय करनी है। सर इसी में एक क्वेश्चन ये भी ऐसे मान लीजिए किसी का घर है, हाँ जिसने लोन पे लिया हुआ है, लेकिन वो किसी वजह से उसकी प्रीमियम नहीं पे कर पाया, लोन जैसे लोन की जो किस्तें वो पे नहीं कर पाया, तो क्या इस पर होम इंश्योरेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप, वो एक अलग चीज है। होम इंश्योरेंस जो भी आप फाइनेंसर होता है वो इसलिए कराता है कि जब तक आपका लोन चल रहा है तो आप खुदा ना खास्ता मेरी उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाए, आग लग जाए, अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ से किसी वजह से वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस है, तो उससे कोई रिलेट नहीं होता। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि मान लीजिए अगर आपने ईयरली पॉलिसी ले रखी है और आपकी किस्त तो बाउंस हुई, और होम इंश्योरेंस की भी जो किस्त है वो आप हर साल वो बाउंस हो गई, और बाउंस होते कोई इसका ग्रेस पीरियड नहीं होता, और उसी बीच में मिसहैपनिंग हो गई तो वो कवर नहीं होगा घर आपका। अगर घर किसी का रेंट पर है तो उसमें क्लेम कैसे सेटल होगा अगर क्लेम अगर आ जाता है तो? अगर मान लो घर, आप कह रहे हैं घर अगर रेंट पर है तो सामान ही होगा बेसिकली। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको जो पॉलिसी लेनी होगी वो रीस्टेटमेंट वैल्यू पे लेनी होगी, जो भी आज के टाइम में उसकी लागत है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे या फॉल सीलिंग जो भी आपने चरका कुछ कराया था। तो इसमें क्या होता है, खुदा ना खास्ता जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आग लग गई, और आग लगने से आपको आपका घर का डैमेज हो गया, तो सबसे पहले आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना है। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाएगी उसके साथ साथ आपको सर्वेयर को फ़ोन करना है, बताना है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर आके वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि क्या कारण रहा, कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा। फिर वो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं बेसिकली कि आपके घर में सामान क्या था और क्या रखा था। बेसिकली वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी उसमें जो अमाउंट आपने लिखा, लेट से 10 लाख रुपए का था, तो वो एक्चुअल में इतने का था कि कम था कि ज़्यादा था। तो इस हिसाब से लेके फिर वो कंपनी आपसे क्लेम सेटल करती। और अभी सर इसी में मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई ओनर अपनी बिल्डिंग को रेंट पर देता है तो उस समय पर क्लेम आया तो कैसे सेटल होगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर मान लो किसी का होम है, घर है, और उसने रेंट पे दे रखा है और बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसके घर की बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल बुरा ही मान के चलता हूँ कि बिल्कुल ही डैमेज हो गई, तबाह हो गई, और उसने पॉलिसी एकदम करेक्ट ली हुई है कि 10,000 स्क्वायर फीट के बारे में बात की थी, आज के हिसाब से उसने पॉलिसी ली हुई है, 2 करोड़ उसकी घर की वैल्यूएशन थी। तो क्या होता है कि वही इसमें प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करना है। इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है। वो सर्वेयर ये जानने की कोशिश करता है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या रहा और डैमेजेस कितने हैं, कि मतलब रिपेयर होने लायक है या बिल्कुल ही उसको शुरुआत से ही बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बेसिकली वो ये जानने की कोशिश करता है। और क्लेम सेटलमेंट में वो आपसे डॉक्यूमेंट वो ये मांगेगा कि आपको आर्किटेक्ट एक हायर करना पड़ेगा। कंपनी आपसे कोटेशन मांगती है कि भाई 2-4 आपके वेंडरों से कि भाई आप ये बताइए कि अगर अब दोबारा इस बिल्डिंग को जो आपने पॉलिसी बाय करी है 2 करोड़ का जो आपका घर था, अब इसको दोबारा खड़ा करने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो अगर आपके 2-3 जो भी आप आर्किटेक्ट से जो आप अपनी कोटेशन मंगाते हैं, असेसमेंट मंगाते हैं, वो असेसमेंट भी जो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल एट पर हमारी पॉलिसी के अंडर है 2 करोड़ के समथिंग, तो कंपनी फिर उस हिसाब से आपको पैसे दे देती है कि लीजिए आप पैसे लीजिए और अब आप अपना घर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन और भी है कि होम इंश्योरेंस में अगर हम ज्वेलरी कवर कर रहे हैं तो उस तरह का अगर क्लेम आ जाता है तो हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं? आपको सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, अगर जब आप ज्वेलरी कवर कर रहे हो ना, सबसे पहले आप उससे पहले बाय करते टाइम आप असेसमेंट अपने पास रखो, एक किसी भी अपने वेंडर से जिससे भी आप बाय करते हो या ऑथराइज्ड जो भी हो, सर्टिफाइड या जो भी लोकल हो, उससे आप ज़रूर लेके रखें कि कितने ग्राम या कितने तोले के आपके कितना सोना है और कितना आपके उसमें हीरे या नग जितने नहीं है, उसका असेसमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अमाउंट में ना हो तो वैल्यूशन ज़रूर होनी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता जैसे आपने लिया और क्लेम 6 महीने बाद भी आ गया पॉलिसी के बाद, तो सर्वेयर आपसे यही पूछेगा आपको कि नहीं मेरी चोरी हो गई 10 लाख रुपए की, ठीक है, कंपनी आपने FIR कराई, चोरी हो गई, ठीक है, लेकिन हमें तो किसी को नहीं पता कि उसमें लिस्ट क्या क्या थी, कि क्या चोरी हुआ। तो वहाँ पर ये ज़रूर हेल्प करता है जो आपने सर्टिफाई करा रखा था किसी भी ज्वेलर से कि ये मेरे पास एक सामान था और ये था, तो इसके भी आपने कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपको सेटल कर देती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपके पास कोई असेसमेंट नहीं है तो आजकल लोग ऑनलाइन बाय करते हैं या किसी ज्वेलरी शॉप पे जाके बाय करते हैं, तो एक पक्का बिल जो लेते हैं तो वो बिल ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि अगर चोरी हो गई तो उस टाइम पे आपको ये दिखाने को रहेगा कि ये देखिए इतने इतने ग्राम का मैंने सामान बाय किया हुआ था और ये कॉस्ट थी। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ज्वेलरी होती है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्लेम सेटलमेंट किया जाता है। लेट्स से अगर कल आपने 30,000 रुपये तोला थी और आज हमारी जो है वो 50,000 रुपीज़ हो गई, तो क्लेम आपका फिर उसी मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेटल हो। सर अभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई ऑफर है और वो कुछ सामान चोरी करके चला गया, तो उस समय पर अगर हमारा क्लेम कराना चाहे तो क्लेम कैसे हमारा सेटल हो? सर नहीं होगा। उसमें एक पहला नियम होता है कि एक इसमें फेडिलिटी गारंटी करके होता है।
होम इंश्योरेंस में अक्सर ये होता नहीं है, कुछ कंपनीज एड ऑन देती है, तो आपको इस चीज़ के लिए अलग से पॉलिसी लेनी होगी। फर्टिलिटी की गारंटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विश्वासघात। तो अगर अपना ही घर का आदमी या अपना कोई क्या बोलते हैं जो हमने रखा हुआ है होम मेकर जो रख रखाव कर रहा है, अगर ऐसा कुछ करता है तो सर क्लेम नहीं होता। आपको पॉलिसी लेते टाइम इस चीज़ के बारे में ध्यान पूछता हूँ। अगर घर में हमारे गोडाउन या ऑफिस है जी तो उस समय पर अगर कोई क्लेम आ जाता है जी, तो उस समय पर हम क्लेम कैसे सेटल करें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि कई लोग कोविड के बाद से अपने घर पे ही ऑफिस बना के काम कर रहे हैं। तो आपको ये पॉलिसी लेते टाइम आपको ध्यान रखना होगा, जब आप पॉलिसी बाय करें तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दें। अकेले काम कर रहे हैं तो इट्स कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर आपने ऑफिस सेटअप किया हुआ है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि सर होम इंश्योरेंस तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे एक ऑफिस भी है जो मैं कमर्शियल स्पेस के लिए यूज़ करता हूँ। तो कंपनी आपको सजेस्ट कर सकती है कि सर आप एक होम इंश्योरेंस तो लें, साथ के साथ उसी एड्रेस पे आप एक ऑफिस इंश्योरेंस भी लें जो आपके कंटेंट को कवर करे। तो दूसरी चीज़ आपने कही कि अगर मैंने एज ए गोडाउन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऐसा एक क्लेम भी आया हुआ है कि आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी 2 बिल्डिंग है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हैं और ग्राउंड पे आपने सामान अपना स्टोरेज बनाया हुआ है, और अगर वो होम इंश्योरेंस में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है 100% आपका क्लेम पे नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे कमर्शियल स्पेस के लिए यूज़ किया हुआ है। आप जब पॉलिसी बाय करें तो वहाँ पे उसे बता दें, उसमें भी सेम यही होगा कि वो जो होम है फर्स्ट फ्लोर पर, वो तो पॉलिसी जो है उसकी अलग से होम इंश्योरेंस में लिया जाएगा, लेकिन नीचे की जो बिल्डिंग है और जो सामान है वो आप उसे कमर्शियल या स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसी पे बाय करें। बात साहब ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि होम इंश्योरेंस में प्रीमियम कैसे चार्ज होता है और कैसे कैलकुलेटेड होता है? तो प्रीमियम वो तो आईआरडी का टैरिफ होता है जिस पे चार्ज किया जाता है, लेकिन बेसिस एक्सपेक्ट जो है सीधी सी बात है, 2 फैक्टर में जो मैं मानता हूँ बेसिकली, एक तो लोकेशन क्या है। हमारे हिंदुस्तान में 4 जोन है बेसिकली अर्थक्वेक के, तो एक तो उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पिन कोड कहाँ एड्रेस सिटी। दूसरा हो गया कि हमारा बिल्डिंग की लागत क्या है, या अगर हम कंटेंट को कवर करें तो उसकी लागत क्या है। सीधी सी बात है, अगर हमारा 1 करोड़ का घर होगा तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और हमारा जो अगर 10 लाख का या 20 लाख का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो उसका किस हिसाब से होगा वो अलग तरीके से सेट होगा। तीसरा एस्पेक्ट है इसमें ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी कवर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगा कॉस्टली जो होता है वो ज्वेलरी होती है। अगर होम इंश्योरेंस के अंदर अगर आप ज्वेलरी कवर कर रहे हैं तो अगर उसका प्रीमियम अगर होम का कंटेंट का 5,000 होगा तो ज्वेलरी का 15,000 हो सकता है। सर आप हमें आप ये बताइए कि आप क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे जब कोई होम इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करे? आप होम इंश्योरेंस जब पॉलिसी बाय करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वैल्यूएशन, आपको वैल्यूएशन आज की वैल्यू के हिसाब से करनी है, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। जितना भी होम कंटेंट, फॉल सीलिंग या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कुछ भी है, आपको आज के बाद मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से आपको उसमें पॉलिसी ही लेनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो भी जिससे भी आप पॉलिसी बाय करें, एजेंट हो या ब्रोकर हो, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपको खुदा ना खासा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे उसने कभी क्लेम सेटल कराया हो, या उसको नॉलेज हो कि आपको कस्टमाइज पॉलिसी आपके हिसाब से दे सके। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका होम इंश्योरेंस है उसके अंदर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आपको होम आपका है, आप फर्स्ट फ्लोर पे आप रहते हो और नीचे आपने शॉप रेंट पे दे रखी है, या आप उसको एज अ गोडाउन यूज कर रहे हैं, तो नहीं, आपको वो इंश्योरेंस में आपको कंपनी को बताना होगा कि खोलना होगा, नहीं मैं नीचे जो है स्पेस कमर्शियल स्पेस में यूज कर रहा हूँ और ऊपर जो मैं यूज कर रहा हूँ एज अ होम घर की तरह यूज कर रहा हूँ। तो ये 3 एस्पेक्ट जो है बेसिकली आपको बहुत ध्यान रखना है। और आगे आपको बने रहने के लिए हमारा मिशन है इंश्योरेंस अवेयरनेस, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आपकी कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई वीडियो से रिलेटेड सुझाव होगा तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।